हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का सेशन है समावेशी शिक्षा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। आप जाके वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे। तो जल्दी से समय ना ख़राब करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा से हमारा अभिप्राय है, ऐसे छात्रों को सामर्थ्य शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक और पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध ना पैदा कर सके। समझ में आई ये शिक्षा? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता क्या होती है? मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता होती है, इस प्रकार होती है। वो सामान्य बालकों से कम होती है। ठीक, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालक की अपेक्षा कम होती है। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। जितना सामान्य बालक सोचता है उसका आधा ही या उससे कम ही लोग सोच पाते हैं। अब निर्देश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देश का मतलब होता है जैसे किसी कोई चीज़ को निर्देशित करना, बताना, वो देखो ये काम करना है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओके, निर्देशन समस्याओं की समाधान स्वयं नहीं किया कर सकता, वरन ऐसी विधि बताता है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति बालक या व्यक्ति कोई भी हो उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। वंचन क्या है या डिस्प्रीवेशन क्या है? वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमता के विकास में बाधा होती है या बाधक बनती है, किसी चीज से रहित होती है, उसे वंचन कहते हैं। अब समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारक होते हैं? जैसे अनुवांशिक कारक, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में अनुवांशिक कारक, जैसे जो सुने हो ना, जैसे एक लेसन था कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, ये अनुवांशिक नहीं हुआ। और लोहार की दाहिनी भुजा मजबूत होती है, तो इस तरह वाला। जैसे दुर्बलता विरासत में मिलने, दुर्वसन शारीरिक कारण जैसे बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, संवेगात्मक मतलब अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, मानसिक और सामाजिक कारण क्या होता है? जैसे आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, पिता माता के मध्य टूटे संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सब होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ओके, सामाजिक निर्देशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली दो विधियों के नाम लिखिए। तो दो विधियां कौन कौन सी हैं? चलो 5 विधियां बता देते हैं। व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा और स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे वह बच्चे होते हैं जो सामान्य बालक से अधिक होते हैं। जैसे
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। जैसे भैया आइंस्टीन, जैसे हमारे भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, ओके, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक वे हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हैं। जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र। ओके, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? देखो, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समायोजन कर सकते हैं। ओके, ओके बाद दृष्टिबाधित बाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेत के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। ऐसे होते हैं ना, मोटा मोटा होता है, उसी के ऊपर इसे लिखा होता है, वही है ब्रेल लिपि। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बतलाती है। ओके, जैसे क्रोल एवं ब्रूस के अनुसार क्या हुआ था कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे कि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। यही होता है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो कर लेना। विशिष्ट बालकों की दो विशेषता। विशिष्ट बालक कैसे होते हैं? वे देखो, विशिष्ट बालकों की विशेषता ये होती है जैसे वे अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, विचलन में उनका या चाल चलन भी भिन्न होता है, उनका आयाम भी भिन्न होता है, उनका नियमित शिक्षण भी भिन्न होता है। कभी कभी कुछ विशिष्ट बालक ऐसे होते हैं जो बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक, शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। तो सृजनात्मक परीक्षण का सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा। देखो, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण। एक होता है, एक कारण कह सकते हो कि निम्न सामान्य बुद्धि। एक तो हमारी ही गलती होती है जो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। एक परिवार का वातावरण। कभी कभी ये होता है ना कि हमें कोई बीमारी उनसे, माता पिता से आ जाती है, गलत न समझना। और कभी कभी ये होता है शरीर, परिवार की आर्थिक स्थिति, घर में भी भाई बहन, माता पिता, चाचा दादी, दादा बाबा से झगड़े होते रहते हैं। वो सब देख के हो जाती हैं हमारी गलतियाँ, बुद्धि, हम लोग पिछड़े हो जाते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले। क्या आप लोगों ने कभी चोरी की थी? अगर की थी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने भी बचपन में की थी, लड्डू चुराए थे और खूब लड्डू खाए थे। बाल अपराध रोकने हेतु प्रमुख उपाय बताइए। जैसे घर, विद्यालय, समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना,
उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देशन दिए जा सकते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा परीक्षाओं को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का स्वयं समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधि बताता है कि जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, आप लोग बताइए। देखिए, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षा नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ विशिष्ट भी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। परामर्श का अर्थ बताइए। डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, उसे परामर्श कहते हैं। निर्देशन, भाई आप ही बताइए, जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप अपने माता पिता, बड़े भाई से ही या अपने गुरुजन से सलाह लेते हैं ना, वही होता है परामर्श। जब आप अपने व्यक्ति स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता, उसी और किसी दूसरे से लेता है, और उसी को कहते हैं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। निर्देशन में दो प्रमुख अंतर इस प्रकार है। निर्देशन सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। ओके, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। नंबर 2, निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी परीक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। मानसिक रूप से मंद अर्थ है मानसिक रूप से मंद बालक अर्थात औसत से कम मानसिक योग्यता। ठीक, मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की दो विशेषताएं बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष बाधित बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। जैसे दृष्टि दोष बाधित बालक की मानसिक योग्यता, ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि में सामान्य बालकों से कम होते हैं। दृष्टि बाधित बालकों की भाषा का विकास, ये भाषा दोषी नहीं होते, सुनना तथा बोलना इनका भाषा का प्रमुख कौशल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दृष्टिबाधितों के सामाजिक या एवं समायोजन संबंधी कार्य, इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं।
निर्देशन को परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक, निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाले किन्हीं दो संस्थाओं के नाम। देखो, एक परामर्श कौन दे रहा है, कौन संस्था का नाम पूछा है। ठीक, एक है अपने इलाहाबाद में है, तो उसका नाम क्या हो गया? पहला तो अपने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। दूसरा मनोविज्ञान शाला। तीसरा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। चौथा डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो उपकरण। समावेशी बालकों का अधिगम कैसे जानेंगे? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण करके, ठीक, दूसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तीसरा सामूहिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन को सरल बना सके। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए और उससे जिससे वह अपने जीवन को सरल बना सके। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ठीक, समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? शारीरिक रूप से असक्षम बालकों का पुनर्वास करना। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है? समावेशी शिक्षा ऐसे बालकों पर अपनाई जाती है जैसे बच्चे, निम्न जाति के बच्चे अपनाई जाती है, कार्यशील बच्चों पर अपनाई जाती है। ठीक, शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है? शैक्षिक समावेशन उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? वह बालक जो अपनी ठीक वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण शिक्षा कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। मतलब जैसे कोई कोई बालक होते हैं, आप लोग गलत मत समझिए, कोई कोई बालक होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, तो वो पढ़ाई करने नहीं जा पाते हैं। और कोई कोई बच्चे थोड़ा आँख से प्रॉब्लम होती है तो वो भी नहीं कर पाते हैं, वो समावेशी वो विशिष्ट बालक में भी आते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है समावेशी। ठीक, आगे देखिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं? ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास सामान्य बालक की तुलना में अलग होता, वे विशिष्ट कहलाते। ठीक है, वे विशिष्ट कहलाते हैं। अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं? अपवंचित बालक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे सामाजिक रूप से अपवंचित, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, ये 3 ही हुए। पिछड़े बालक जिसे आपका क्या आशय है? पिछड़े बालक से आपका क्या आशय है? जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बालक माना जाता है। ठीक, पिछड़े बालक के प्रकार बताइए। पिछड़े बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वैयक्तिक और दूसरा होता है सामूहिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 IQ तक होती है। आगे बढ़ते हैं, समय कम है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े बालक की एक विशेषता बताइए। मतलब एक विशेषता अगर नॉर्मल कहा जाए तो वो सीखने में धीमे होते हैं,
उनका मानसिक विकास थोड़ा कम होता है। अपवंचन क्या है दोस्तों? अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। ठीक है, अपवंचन क्या है? अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन न्यूनता है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को कितने श्रेणी में रखा गया है? भाई दृष्टिबाधित बालकों को 2 श्रेणी में रखा गया है। तो पहला है आंशिक दृष्टिबाधित बालक, दूसरा पूर्ण दृष्टिबाधित बालक। आंशिक मतलब थोड़ा, पूर्ण मतलब पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं? वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित मतलब आप जिनकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा ऐसे आंख को मिचा के देखते हैं, अक्षरों को पढ़ लेते हैं, या फिर किसी चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है उससे पढ़ते हैं, उसे कहते हैं आंशिक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो इनकी दृष्टि क्षमता होती है 20 से 70 तक उत्तम आंख होती है। गंभीर दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की क्षमता होती है 2/20 होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।